हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अनिकेत में। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। आज हम एक ही वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी नियमों को देख लेंगे, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के क्या नियम होते हैं, निगेटिव सेंटेंस के क्या नियम होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या नियम होते हैं और साथ ही इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के भी नियम आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग भी देखेंगे कि इनका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे किया जाता है। तो आज हम एक ही वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, सभी रूल्स को, सभी नियम को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। पहले हम इसकी पहचान देखते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इसे पूर्ण वर्तमान काल क्यों कहा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ, आ है, ए हैं, ई हैं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें कि वह खाना खा चुका है, वे स्कूल जा चुके हैं, मैं खाना बना चुका हूँ, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर देखा जाए कि आ हैं, ये कैसे आएगा? जैसे राम स्कूल गया है, वे यहाँ आए हैं, सीता कॉलेज गई है, तो ये सभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के क्या नियम होते हैं, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई नाम हो, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी नाम हो तो वो एक वचनकर्ता ही माना जाता है। के साथ सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग किया जाता है। और आप एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था अर्थात थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब चाहे जो सेंटेंस हो, आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है। थर्ड फॉर्म क्या होता है? जैसे गो, वेंट, गॉन, तो जो गॉन है ये थर्ड फॉर्म है। जैसे कम, केम, कम, तो ये जो कम आया लास्ट में ये हमारा थर्ड फॉर्म है। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचा हमारा अदर वर्ड और उसके बाद फुल स्टॉप। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह अपने घर जा चुका है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, एक वचन है तो हमने ही लिखा। और हमने अभी पढ़ा कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज लगाएंगे। फिर मेन वर्ब यहाँ पर है जाना, तो जाना का गो होता है और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, गो, वेंट, गॉन होता है। तो ही हैज़ गॉन टू हिज हाउस, ये बना हमारा पहला। उसी प्रकार वह इस समय सो चुकी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, वह के लिए ही और शी दोनों होता है, मेल के लिए होता है ही और फीमेल के लिए होता है शी। तो एक वचन है तो सहायक क्रिया हम हैज लगाएंगे। और यहाँ पर मेन वर्ब है सोना, तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट, तो हमने स्लेप्ट लगा दिया। और इस समय के लिए दिस टाइम, सी हैज स्लेप्ट दिस टाइम। अगला देखते हैं, वर्षा बंद हो चुकी है, द रेन हैज़ स्टॉप्ड। अगला देखते हैं, रोहित ने बहुत सी अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी हैं, तो रोहित हैज़, बाई मीन्स होता है खरीदना, बाई, बॉट, बॉट, थर्ड फॉर्म हो गई बॉट। बहुत सी अभ्यास पुस्तिकाएं, तो मेनी एक्सरसाइज बुक्स, रोहित हैज़ बॉट मेनी एक्सरसाइज बुक्स। अगला देखते हैं, नौकर ने मेरा कार्यालय बंद कर दिया है, तो नौकर का होता है सर्वेंट, हैज़ क्लोज्ड माई ऑफिस। अब हम अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है हमारा आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैव का प्रयोग किया जाता है।
एकवचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो हम फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। हमारा फार्मूला पहले जैसे ही सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमको सब्जेक्ट बहुवचन देखने को मिलेगा तो हम सहायक क्रिया हैज की जगह पर हैव लगा देंगे और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे ही, ऑब्जेक्ट भी लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने शराब पीना त्याग दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया हैव लगेगी और त्यागना का होता है गिव अप, तो गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन। तो यहाँ पर हो गया गिवन अप। क्या पीना? शराब पीना, तो ड्रिंकिंग वाइन। यहाँ पर लिखा है शराब पीना, तो जिन क्रियाओं के अंत में ना आता है हम अंग्रेजी में लिखते समय उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो उसे जीरंड बोला जाता है। आई हैव गिवन अप ड्रिंकिंग वाइन। अगला देखते हैं, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। द पुलिस हैव काट द थीप। कैच मीन्स होता है पकड़ना और कॉट इसकी थर्ड फॉर्म है। वे अब मर चुके हैं। दे हैव डाइड नाउ। यह काम हमने किया है। वी हैव डन दिस वर्क। करना का डू होता है, थर्ड फॉर्म होती है डन। डू डिड डन होता है। तो आइए अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के नियम, जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों को निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे अगर हिंदी में नहीं शब्द आए, हमने अपना कार्य नहीं किया है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, राधा ने नाटक में भाग नहीं लिया है, उसने मुझे नहीं बुलाया है, तो जब निगेटिव हम बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है हैज या हैव, इसी के तुरंत बाद हम नॉट लगा देंगे। फार्मूला देख लेते हैं। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हैज भी आ सकता है, अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो हैव लिखेंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद अगर है तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी बचा अन्य शब्द जिसे हम अदर वर्ड बोलते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने अपना कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमने, इसकी अंग्रेजी होती है वी। तो हमने अभी पढ़ा ना आई वी यू दे के साथ सहायक क्रिया हैव लगती है, तो हैव लगा दिया। और फार्मूला में बोला है कि सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगा दिए। फिर मेन वर्ब क्या है? करना। करना का डू होता है, थर्ड फॉर्म डन हो गया। अब क्या नहीं किया है? तो अपना कार्य, तो वी के साथ अपना के लिए अवर लगता है और काम के लिए वर्क हो गया। वी हैव नॉट डन अवर वर्क। अगला देखते हैं, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ सहायक क्रिया हैव लगेगी, हमने अभी पढ़ा। उसके बाद नॉट लगाए, उसके बाद धोखा देना का होता है डिसीव, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई डिसीव्ड। और किसी को, इसकी मीनिंग होती है एनीवन। आई हैव नॉट डिसीव्ड एनीवन। अगला देखते हैं, राधा ने नाटक में भाग नहीं लिया। तो राधा, अब यहाँ पर हमने बताया ना कि कोई नाम हो, जैसे राधा, श्याम, गीता, रीता, राहुल, कुछ भी हो, तो वो एक वचन माना जाता है। तो हम सहायक क्रिया यहाँ पर हैज लगाए हैं। उसके बाद नॉट, और लेना, भाग लेना का होता है टेक पार्ट। तो हम पार्ट की थर्ड फॉर्म नहीं निकालेंगे, हम टेक की निकालेंगे। टेक, टुक, टेकन। तो यहाँ पर हो गया टेकन पार्ट ऑफ द प्ले, अर्थात राधा ने नाटक में भाग नहीं लिया। आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे भी बना सकते हैं, राधा हैज़ नॉट पार्टिसिपेटेड इन द प्ले, ये भी सही है। अगला देखते हैं, उसने मुझे नहीं बुलाया है। अब यहाँ पर जो उसने लिखा है, वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रहा ये मेल की बात हो रही है कि फीमेल की बात हो रही है। तो आप यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। सहायक क्रिया एक वचन है तो हैज़ लगेगा, उसके बाद नॉट। काल मतलब होता है बुलाना, थर्ड फॉर्म हो गई कॉल्ड, और मुझे का मी। तो सी हैज़ नॉट कॉल्ड मी या ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी, दोनों सही है। तो आइए अब हम देखते हैं अगला नियम। अगर वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ जाए तो नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। नियम में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा कि हमने निगेटिव पढ़ा। अगर कभी नहीं शब्द आ जाए तो जहाँ पर हम नॉट लगाते थे उसी के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तो सब्जेक्ट है आई, सहायक क्रिया हैव। तो अगर ये केवल निगेटिव होता तो हम यहाँ पर नॉट लगाते, लेकिन इसमें कभी नहीं शब्द आया है तो हम नॉट न लगा के नेवर लगाएंगे। और फिर देखना का होता है सी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन, और तुम्हें का हो जाएगा यू। आई हैव नेवर सीन यू। अगला देखते हैं,
वह यहाँ कभी नहीं आया है। सब्जेक्ट है यहाँ पर ही के साथ हैज़ लगेगा। अब हम नॉट की जगह पर नेवर लगा देंगे, नेवर। और कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम, केम, कम। और यहाँ का हो जाएगा हियर, ये भी हो गया। तो बिल्कुल आसान ट्रांसलेशन है। आप एक टेंस को अच्छे से पकड़िए, अच्छे से समझिए। बाकी सभी नियम उसी तरह होते हैं, केवल सहायक क्रियाएं बदलती रहती हैं बस, बाकी नियम सब वही होते हैं। अगला है हमने उसे कभी नहीं पीटा है। सब्जेक्ट यहाँ पर है हमने, वी हो गया। आई वी यू दे के साथ बहुवचन होता है तो सहायक क्रिया हैव लग गई। अब नॉट की जगह पर हम नेवर लगा देंगे। और बीट मतलब होता है पीटना, तो बीट, बेट, बीटन, तो बीटन हो गई थर्ड फॉर्म। और किसे, उसे, तो यहाँ पर हमने लगा दिया हिम। श्याम ने कभी झूठ नहीं बोला है। श्याम एक वचन है, कोई नाम है तो सहायक क्रिया हैज लगेगी। नेवर, टेल मतलब होता है बोलना या कहना, तो टेल, टोल्ड, टोल्ड थर्ड फॉर्म होता है अ लाई। श्याम ने कभी झूठ नहीं बोला है। श्याम हैज नॉट टोल्ड अ लाई। तो आइए अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कई प्रकार के होते हैं। तो आइए पहले हम टाइप नंबर 1 देखते हैं। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द पहले आए तो सहायक क्रिया हैज या हैव को सबसे पहले लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का भाषण सुन लिया है। तो इन सभी वाक्यों में अगर आप देखें तो क्या शब्द पहले आया है। तो जब क्या शब्द पहले आता है तो इस क्या शब्द की कोई मीनिंग नहीं लिखी जाती। हम उस सेंटेंस में जो सहायक क्रिया यूज कर रहे थे, जैसे इसमें हम हैज हैव लगा रहे थे, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, तो हम उसी सहायक क्रिया को जो हम सब्जेक्ट के बाद लिखते आ रहे हैं उसको अब हम सब्जेक्ट के पहले कर देंगे। तो इसका बन जाएगा ट्रांसलेशन। जैसे फार्मूला देखते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, अगर एक वचन है तो हैज लिखेंगे, और आई वी यू दे बहुवचन है तो हैव लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका ट्रांसलेशन गलत काट दिया जाएगा। आइए हम एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है। तब यहाँ पर हम पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुमने अर्थात यू, तो यू के साथ सहायक क्रिया हैव लगती है, तो हमने हैव को पहले लिख दिया हैव यू, जैसा कि हमें फार्मूला में बताया गया है। सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गई। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना का होता है ईट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो हैव यू ईटन। अब अगर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हम क्वेश्चन करेंगे क्या खा लिया है, खाना खा लिया है, तो द फूड। अगला देखते हैं, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का भाषण सुन लिया है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, दे। तो हमने नियम में पढ़ा है आई वी यू दे के साथ सहायक क्रिया हैव लगती है, तो हैव दे। और सुनना यहाँ पर मेन वर्ब है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिसन द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या सुन लिया है, तो प्रधानमंत्री का भाषण, द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के पहले हमने द लगाया है क्योंकि ये बहुत ही सम्मानित पद है। अगला देखते हैं, क्या अध्यापक ने पाठ समाप्त कर दिया है। अब यहाँ पर अध्यापक एक वचन है, एक टीचर की बात हो रही है, तो हम सहायक क्रिया हैज़ लगाएंगे। हैज़ टीचर, समाप्त करना का फिनिश होता है, तो हमने अभी पढ़ा कि परफेक्ट टेंस में तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो फिनिश्ड द लेसन। अगला देखते हैं, क्या तुमने मेरी पेन चुराई है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो हम सहायक क्रिया हैव लगा देंगे, हैव यू। चुराना की मीनिंग होती है स्टील, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। क्या चुराई है, मेरी पेन, तो माई पेन। तो आइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द आए तो इन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हमने पढ़ा कि जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आए तो हम हैज़ या हैव को पहले लिखेंगे, तो उतना तो हमको फॉलो करना ही है अभी भी। लेकिन जब वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आ जाए तो उस हैज़ या हैव के पहले भी इन शब्दों की मीनिंग हम लिख देंगे। हम फार्मूला देखते हैं, तो फार्मूला में पहले लिखा है क्वेश्चन वर्ड, अर्थात ये जो वर्ड आए हैं इनकी मीनिंग पहले लिखेंगे। फिर सहायक क्रिया लगाएंगे, एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे तुमने मेरे लिए क्या किया है, तो
अब की बार जो क्या शब्द है वो वाक्य के पहले नहीं आया है, वाक्य के बीच में आया है, तो हम इस क्या की मीनिंग पहले लिखेंगे व्हाट। अब हम पकड़ेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुमने, तो यहाँ पर यू होना चाहिए। अब यू के साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वो हैव लगेगी, तो व्हाट हैव यू डू मतलब करना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन फॉर मी। आप फार्मूला देखते चलिए, क्वेश्चन वर्ड लिखे, फिर सहायक क्रिया लिखे, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर मी। तो अगर आप फार्मूला याद कर लेंगे तो ट्रांसलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला है वे यहाँ क्यों आए हैं, तो क्यों की मीनिंग हमने व्हाई पहले लिखी। सब्जेक्ट दे है तो सहायक क्रिया हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। अब कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है, उसके बाद हियर, व्हाई हैव दे कम हियर। अगला है वे अब कहाँ चले गए हैं, तो कहाँ की मीनिंग होती है व्हेयर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दे है तो सहायक क्रिया हैव ही लगेगी। गो वेंट गॉन होता है तो गॉन नाउ, व्हेयर हैव दे गॉन नाउ। चौथा देखते हैं मैंने अभी क्या किया है, तो व्हाट हैव आई डन नाउ। आई के साथ हैव लगता ही है, व्हाट मतलब क्या होता है। अब क्या शब्द बीच में आया है तब इसकी मीनिंग लिखेंगे। अगर यही क्या शब्द पहले आ जाता तो हम इसका व्हाट नहीं लिखते, केवल सहायक क्रिया को उठाकर पहले कर देते। तो आइए पांचवा देखते हैं वह यहाँ से कब गया है, तो कब की मीनिंग होती है व्हेन। सब्जेक्ट है ही तो से एक वचन है तो सहायक क्रिया हैज लग जाएगी। गॉन फ्रॉम हियर, यहाँ से तो फ्रॉम हियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द आए तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। आप इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हु प्रश्नवाचक शब्द और कर्ता दोनों का काम करता है। आप याद रखिएगा कि जो हु होता है ये क्वेश्चन वर्ड का काम तो करता ही है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट का रोल भी प्ले करता है किसी सेंटेंस में। हु के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज का प्रयोग किया जाता है और हु को हमेशा एक वचन माना जाता है, आप याद रखिएगा। फार्मूला हम देखते हैं। सबसे पहले हम हु लिखेंगे। अब हम सब्जेक्ट नहीं ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, हु को ही हम सब्जेक्ट मान लेंगे और सहायक क्रिया हैज लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यह काम किसने किया है, तो किसने या कौन एक ही बात है, तो हमने पहले हु लिखा, उसके बाद हैज लिखा जैसा कि फार्मूला में बताया गया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किया अर्थात करना, तो डू डिड डन होता है और यह काम के लिए दिस वर्क। दूसरा देखते हैं तुम्हें किसने गाली दी है, किसने का हु हो गया, हु हैज़, ये तो फार्मूला में लिखा है। फिर गाली देने का एब्यूज होता है तो थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड हो जाएगा, और ये जो तुम्हें है ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर यू लिखा है। तुम्हारी कार किसने चुराई है, तो किसने का हमने हु लिखा, सहायक क्रिया हैज लगाई, चुराना का स्टील होता है तो थर्ड फॉर्म स्टोलन हो जाएगा, और तुम्हारी कार का योर कार हो जाएगा। तो ये भी आसान ही है। आइए अब हम आगे देखते हैं यदि वाक्य के बीच में कितना या कितनी शब्द आए तो इसकी अंग्रेजी का मतलब क्या है, कितना या कितनी की अंग्रेजी, तथा इसके साथ आए नाउन की अंग्रेजी। नाउन अब क्या होता है, जैसे यहाँ पर है कितनी किताबें, तो कितनी शब्द तो आया है, इसके साथ किताबें भी आ जाती है, यही है नाउन। तो इसके साथ आए नाउन की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए कि काउंटेबल नाउन के लिए हम कितना या कितनी की जगह पर अंग्रेजी में हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं अगर उनके पहले कितना या कितनी आएगा तो हम हाउ मेनी लगाएंगे। जैसे कितनी किताबें, कितनी पेन, और जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम हाउ मच लगाएंगे। जैसे कितना खाना, कितना दूध, कितना पानी, तो इसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। आइए फार्मूला को समझ लेते हैं। सबसे पहले हाउ मच या हाउ मेनी को लिखेंगे, उसके बाद इसके जस्ट बाद जो शब्द आया होगा, जो नाउन आया होगा, उसकी मीनिंग लिखेंगे हम यहाँ पर, इसलिए लिखा है नाउन। फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आज तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, तो कितनी किताबें। अब यहाँ पर जो किताबें हैं, किताबों को गिना जा सकता है तो हम यहाँ पर हाउ मेनी लगाएंगे। उसके बाद नियम में क्या है कि कितना या कितनी शब्द की अंग्रेजी तथा इसके साथ आए नाउन की अंग्रेजी। नाउन कौन सा है, किताबें, तो हाउ मेनी बुक्स। अब देखेंगे कि यहाँ पर सहायक क्रिया कौन सी लगेगी। अब ये कैसे पता होगा कि सहायक क्रिया कौन सी लगेगी, उसके लिए हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़, बहुवचन है तो हैव। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, तो हमने पढ़ रखा है आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, तो हम यहाँ पर हैव लगा दिए यू। और रीड, रेड, रेड, ये थर्ड फॉर्म ही होता है रीड का।
हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड टुडे, उसने कितना खाना खाया है। अब यहाँ पर शब्द आया है कितना खाना। अब खाना को हम गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर खाना के लिए लगेगा हाउ मच फूड। इसके साथ जो शब्द आया खाना, फूड भी लिख दिए पहले। अब यहाँ पर सब्जेक्ट उसने ही है, तो ही के साथ हैज़ लगेगा पहले। हैज़ ही ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन। तो आई होप आप ये नियम भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, अर्थात जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो यदि वाक्य इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। जैसे यहाँ पर है क्या तुमने आम नहीं खाया है, यहाँ पर क्या शब्द पहले आया है, तो हम सहायक क्रिया को पहले कर देंगे। सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हैव लगता है, तो हमने हैव को पहले कर दिया। सब्जेक्ट लिखे यू, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे, नॉट ईटन मैंगो। बाकी शेष नियम हमारा पहले जैसा ही रहेगा। उसने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया है, यहाँ पर क्यों शब्द बीच में आया है, तो हम वाई को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज को पहले लगाए, ही ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। कॉल्ड यू, वाई हैज़ ही नॉट कॉल्ड यू। अगला देखते हैं, वे कहाँ नहीं गए हैं, तो कहाँ का फ्रेयर होता है, दे है सब्जेक्ट, तो बहुवचन है तो हैव लगाएंगे सहायक क्रिया, दे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और जाना का होता है गो, तो गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। तुम्हारे दोस्तों ने क्या नहीं किया है, तो व्हाट, क्योंकि क्या शब्द बीच में आया है तो इसकी मीनिंग व्हाट लिखेंगे। अब यहाँ पर तुम्हारे दोस्तों ने बहुवचन है, योर फ्रेंड्स, तो इसके साथ हम हैव लगाएंगे, व्हाट हैव योर फ्रेंड्स नॉट डन, डू डिड डन होता है। तो ये नियम भी आप समझ गए होंगे कि जब वाक्य इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। आइए हम अपना अगला नियम देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में कौन या किसने शब्द आए और वाक्य निगेटिव भी हो तो हैज के बाद नॉट लगाते हैं। आप याद रखिएगा कि जब कोई वाक्य इंटेरोगेटिव और निगेटिव दोनों हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन अगर वाक्य के बीच में कौन शब्द आता है, जैसे कि तुम्हें किसने नहीं पीटा है, उसे किसने खाना नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम हैज के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, तुम्हें किसने नहीं पीटा है, तो हु हैज़ नॉट बीटन यू, उसे किसने खाना नहीं दिया है, हु हैज़ नॉट गिवन हिम फूड, मुझे किसने नहीं पढ़ाया है, हु हैज़ नॉट टॉट मी। तो ये नियम भी आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है, इसीलिए हमने आपको ये अलग से बताया। आइए अब हम एक नियम और देख लेते हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और बीच में कभी नहीं शब्द आए तो नॉट के स्थान पर नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि जब वाक्य प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे, लेकिन प्रश्नवाचक हो और नहीं की जगह पर कभी नहीं आए तो हम उस नॉट की जगह पर नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुमने कभी ताजमहल नहीं देखा है, वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आया है तो सहायक क्रिया को उठाकर पहले कर देंगे हैव यू। अब हम नॉट की जगह पर नेवर लगा देंगे, सीन द ताजमहल, हैव यू नेवर सीन द ताजमहल। आगे देखते हैं, क्या तुमने कभी किसी को गाली नहीं दी है, तो हैव यू नेवर अब्यूज्ड एनीवन, क्या तुम्हारे दोस्तों ने कभी किसी को नहीं मारा है, हैव योर फ्रेंड्स नेवर बीटन एनीवन। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।